पहले मैं जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जो अपडेट है वो मैं दे दूँ आपको कि इस वक्त तक 50% इलाकों से जो है वो पानी कुछ नेचुरल तरीके से निकला है और बाकी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हैवी मशीनरी के ज़रिए पानी को निकाला है। ज़्यादा आबादी जो है वहाँ से पानी का निकाल हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, PDMA और बाकी जितने भी मुताल्लिका इदारे हैं वो डी वाटरिंग में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और वज़ीर आला साहब ख़ुद पर्सनली उस तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। वो डे टू डे बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग्स भी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पे इश्यूज़ हैं, जहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी है वहाँ पे उस पानी को बहुत तेज़ी से निकाला जा रहा है ताकि लोग जो है वापस खैर खैरियत से अपनी जगहों पर जा सकें। इस पे अभी तक की जो फिगर है 5,06,579 टेंट्स सिंध गवर्नमेंट प्रोवाइड कर चुकी है। जो तरपाल वगैरह है वो 5,23,195, मॉस्कीटो नेट्स 30,23,872, राशन बैग्स 14,20,179 ख़ानदानों को राशन सरकार फराहम कर चुकी है। 14,20,179 फैमिलीज़ को, ख़ानदानों को सिंध हुकूमत राशन फराहम कर चुकी है और डे टू डे बेसिस पे ये फिगर्स बढ़ रही हैं। राशन की बहुत बड़ी सप्लाई को सिंध गवर्नमेंट जो है वो अश्योर कर रही है। काफ़ी वेंडर्स को ऑर्डर दिए हुए हैं ताकि उन मुतासरीन को जिनके इस वक्त कोई चीज़ उनके पास खाने पीने के लिए मौजूद नहीं थी, तो वहाँ पे सिंध हुकूमत जो है, जो लोग अपने घरों पर वापस भी जा चुके हैं, उनको मुसलसल तौर पर राशन फराहम कर रही है। उसके साथ साथ जो कुक्ड फूड है वो भी तमाम जितने भी टेंट सिटीज़ हैं उसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तमाम टेंट सिटीज़ को खाना फराहम किया जा रहा है और पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी इस वक्त जो है वो उसका सिर्फ एक ही फोकस है, वो है सैलाब मुतासरीन और उनकी हर मुमकिन इमदाद की जितनी भी हो सकती है वो गवर्नमेंट कर रही है। मेडिकल में भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से 1,30,00,000 से ज़्यादा अफराद को जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर चुकी है और तमाम लोगों को डोर टू डोर गवर्नमेंट की टीम्स जो हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, PPHI की और बाकी जो है वो सारी चीज़ें उसको फराहम कर रही है। इस तरह बाकी सारी पिलोज़ की, फोल्डिंग बेड्स की, जेरी कैंस वगैरह की, मिनरल वाटर की लिस्टें हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लूँगा। वज़ीर आला साहब ने वर्ल्ड बैंक से उनकी बड़ी कामयाब मीटिंगें रही हैं और उस वर्ल्ड बैंक की जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उसमें उन्होंने, वर्ल्ड बैंक ने काफ़ी खातर खा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। रुपए वो फराहम करेगा, फाइनेंस करेगा कि जितने भी ये घर लोगों के तबाह हुए हैं उसको हुकूमत ने जिस तरह प्रॉमिस किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की खुसूसी हिदायत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की खुसूसी हिदायत और चीफ मिनिस्टर साहब का अपना विज़न, जिसके बिना पर, उनकी कोशिशों की बिना पर जो है वो वर्ल्ड बैंक ने ये पैसे पाकिस्तान को फाइनेंस करने की खातिर ख्वाही कराई है। 110 अरब रुपए जी जी। तो इसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने एक चीफ सेक्रेटरी साहब के अंडर एक कंपनी बनाएंगे, गवर्नमेंट बना रही है। वो कंपनी इस पूरे प्रोसेस को देखेगी और उसमें जितना भी प्रोसेस होगा ट्रांसपेरेंट तरीके से, थर्ड पार्टी ऑडिट भी इसमें शामिल होगा और बेहतरीन किस्म के ऑडिटर्स होंगे जो इस पूरे प्रोसेस को ओवरसी करेंगे ताकि जो भी रिकन्स्ट्रक्शन का काम है वो भरपूर तरीके से हो सके। उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक जो है वो 6 अरब रुपए कराची के लिए देगी, जिसमें से 6 अरब वर्ल्ड बैंक देगी, 7 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट और लगाएगी। तो टोटल 13 अरब रुपए कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे 13 अरब रुपए, जिसमें से 6 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक देगी और 7 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट अपनी तरफ से लगाएगी। ये भी
सिंध गवर्नमेंट ने उनके साथ मुआहदा किया है। तो इसके बाद जो है जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर तरीके से किया जाएगा। इस वक्त भी कराची में जो भी सड़कें हैं और बाकी जो रोड रास्ते बन रहे हैं उसमें सिंध गवर्नमेंट, KMC, DMCs, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बहुत एग्रेसिवली डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। इस वक्त भी आप कराची में देखेंगे कि जितने भी मेन आर्टरीज हैं, जो मेन शाहराएँ हैं, वहाँ पे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट का काम चल रहा है। मैं तमाम मीडिया से गुजारिश करूँगा कि मीडिया चैनल्स वहाँ जाके देख भी सकते हैं, विटनेस भी कर सकते हैं कि बेहतर तरीके से और तमाम बेहतरीन क्वालिटी से जो है वो कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है वो रोड रस्तों पे सिंध गवर्नमेंट कर रही है। क्योंकि बारिशों के बाद बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी और उसके बाद डेफिनेटली जब इतनी मैग्नीट्यूड की बारिश पूरे सिंध में पड़ी और फिर कराची में भी बरसात जो थी वो एक रिकॉर्ड बरसात थी कि 400 मिलीमीटर बारिश जो है वो कराची में रिकॉर्ड की गई। हालांकि कराची में से पहले जब 100-125 मिलीमीटर बारिशें होती थी तो सैकड़ों मासूम जाने भी जाती थी और वो पानी जो है वो महीने महीने खड़ा होता था। लेकिन चूँकि वज़ीर आला साहब ने और पूरी सिंध हुकूमत की मशीनरी ने खुद जाके उनके गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, चीफ सेक्रेटरी, तमाम ब्यूरोक्रेट्स, तमाम मिनिस्टर्स, MPs, MNS सब ने खुद खड़े होकर उस पूरी डी वाटरिंग को प्रोसेस किया, जिसकी वजह से जो है वो पानी जल्दी निकाला जा सका। अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान जो है वो बहुत कम हो सका। एक एक जान भी हमारे लिए कीमती है, अगर एक जान भी जाती है तो हमें ज़रूर उसका वो एहसास होता है। और लेकिन जो माजी की नस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा और बहुत बेहतर तरीके से रेस्पॉन्ड किया गया गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, जो कि गवर्नमेंट का काम है कि जब भी कोई कुदरती आफत हो तो गवर्नमेंट जो आराम ना करे, गवर्नमेंट फील्ड पे नज़र आए। और जिस तरह गवर्नमेंट फील्ड पे नज़र आई तो आपने देखा, सबने विटनेस किया, सारी मीडिया ने विटनेस किया कि कराची में पूरी इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर मुतहरिक थी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुतहरिक थे, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर मुतहरिक थे, तमाम चीफ मिनिस्टर समेत सब लोग मुतहरिक थे, जिसकी वजह से वो चीज़ें जो है जो पानी को जल्दी डी वाटरिंग करने में आसानी हुई। लेकिन क्योंकि जो सड़कें वगैरह बहुत बुरी तरीके से ख़राब हुई थी तो गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर बिलियंस ऑफ रुपीज़ चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है वो कराची की सड़कों पर लगाने के लिए उसी वक्त मंजूरी दे दी थी, जिनका काम जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। तो ये भी इतना बड़ा कोई तवील अरसा नहीं गुजरा कि हुकूमत जो है वो खामोश हो और हुकूमत उस पर रेस्पॉन्ड ना कर रही हो। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने जो चीफ मिनिस्टर साहब की उनसे कामयाब मुलाकातें हुई उसमें उन्होंने एग्री किया कि $323 मिलियन ग्रोवर्स को, जो भी काश्तकार हैं उनके मद में जो है वो खर्च किए जाएंगे। इसके साथ साथ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरीके से जैसे फॉरेन मिनिस्टर बने, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में है कि आज तक उनके टेन्योर को हालांकि 4 महीने हुए हैं, उस 4 महीने के टेन्योर में जो उनके कामयाब दौरे रहे वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक ऐसा रिस्पॉन्स कभी किसी फॉरेन मिनिस्टर को नहीं मिला। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे पार्टी के कायद हैं, मेरे लीडर हैं, तो मुझ पर यह फ़र्ज़ है कि मैं उनकी तारीफ़ करूं, लेकिन ये हकीकत में है, ये दुनिया ने विटनेस किया है। अगर आप पूरी दुनिया के जरीदे पढ़ें, मैं नहीं कहूँगा कि जी हम सिर्फ पाकिस्तान की मीडिया की बात करें, पाकिस्तान की मीडिया भी काबिल एहतराम है, उनके भी जितने भी तज्ज़िये हैं काबिल एहतराम है, लेकिन पूरी दुनिया के जरीदों ने इंटरनेशनली जो है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दौरों को बहुत अहमियत दी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कल भी बिलावल साहब गए जब जर्मनी तो 10 मिलियन यूरोस का जो है वो जर्मनी ने ऐलान किया और कल ही यूनाइटेड नेशन की 158 कंट्रीज़ 158 ममालिक ने रेजोल्यूशन पास किया कि जो सिंध में पाकिस्तान में जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनकी मदद के लिए उन्होंने सब ने अपनी जो है वो एक अच्छा जेस्चर पेश किया कि वो सब आगे बढ़कर पाकिस्तान के इन फ्लड विक्टिम्स की मदद करेंगे। तो ये सिर्फ कामयाब सफारतकारी के ज़रिए ही मुमकिन था। अगर आप अपना केस अच्छे तरीके से पेश नहीं करते, प्रेजेंट नहीं करते, तो फिर पूरी दुनिया को पता भी नहीं चलता। लेकिन जिस तरह चेयरमैन फॉरेन मिनिस्टर साहब ने पूरे पाकिस्तान का केस, पूरे पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन का केस जिस तरह पूरी दुनिया में पेश किया, ये उसी की वजह थी जिसकी वजह से एक बहुत बेहतर रिस्पॉन्स पूरी दुनिया से जो है आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको जो है वो बहुत बेहतर तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर इस मुल्क के, उनके लिए हम दुआगो हैं और हम कहते हैं कि जी यही है कि आप अपने मुल्क की सफारतकारी, अपने मुल्क का केस आप पूरी दुनिया में किस तरह आप पेश करते हैं। यही हुब्बुल वतनी का इससे बड़ी और कोई मिसाल नहीं होती। यही एक कामयाब सफारतकार की से बड़ी मिसाल नहीं मिलती और यही एक कामयाब स्टेट्समैन की इस तरह की कोई और मिसाल नहीं मिलती। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मुल्क में
कुछ प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मुल्क के खिलाफ मुसलसल साजिशों में दिन और रात मसरूफ़ हैं। आप देख रहे हैं कि पीटीआई के लीडर की जानिब से जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जिस तरह की ज़ुबानें इस्तेमाल की जा रही हैं और जिस तरह की उनकी घिनौनी साजिशें दिन ब दिन एक्सपोज हो रही हैं, इसकी भी मिसाल पाकिस्तान में आज तक, पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में ये मिसाल आज तक नहीं मिलती कि किसी वज़ीर आज़म ने, ये बात सही है कि वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म था, लेकिन किसी वज़ीर आज़म ने इतनी घिनौनी साजिश की उस मुल्क के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ, अपने पावर जाने के बाद इतनी घिनौनी हरकत की हो। जब तक वो पावर में थे तब भी वो एक नाकाम तरीन वज़ीर आज़म थे, जिनको पता नहीं था कि मुल्क चलना किस तरह है, मुल्क के मसाइल क्या हैं। उस 3.5 साल में इमरान खान को ये तक समझ नहीं आ सका कि इस मुल्क के जेन्युइन इशूज़ हैं क्या और इशूज़ को किस तरह रिजॉल्व किए जाएंगे, क्योंकि वो इक़्तिदार में आया, जाली तरीके से आया, और वो फिर इक़्तिदार संभालने के बाद भी एक अनोखा लाडला बन के बैठा रहा, और उसने ये नहीं देखा कि मुल्क को किस तरफ लेके जा रहा है। इंटरनेशनल ताल्लुकात की कोई अहमियत उसने नहीं दी। पूरी हमारे दोस्त मुबारक जिनसे हमारे देरीना ताल्लुकात थे, सबको बिगाड़ के रख दिया और फिर गलत प्रोपेगेंडा करते रहा। ये मुल्क का वाहिद वज़ीर आज़म था जो आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से उतारा गया। ये मुल्क का वाहिद वज़ीर आज़म था जिसको आइन और कानून की रोशनी में, जो आपके मुल्क का आइन है उसकी रोशनी में इसको घर भेजा गया। और ये जैसे ही उतर रहा था तब से इसने अपने प्रोपेगेंडा की मशीनें शुरू कर दी थी। पहले इसने ख़त और साइफन की बात की, और वो ख़त या साइफन की बात जब एक्सपोज हुई, तब भी जब इसकी ऑडियो लीक्स एक्सपोज हुई, तब ये अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फरमा रहा था कि जी इस मुल्क का नाम नहीं लेना, और फिर खुद ही उसने कौम से खिताब में और फिर जलसों में उसका नाम लेना शुरू किया। ये होता है कि आप सफारतकारी अपने मुल्क के फॉरेन रिलेशंस किस तरह चलाते हैं। फिर ये इल्ज़ाम लगाता रहा कि जो भी शख्स अपना ज़मीर बेचता है, जो भी शख्स अपना ज़मीर बेच रहा है, उनके घरों का घेराव करो, उनके घरों पे लोटे फेंको, उनके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, नऊज़ बिल्लाह वो शिर्क कर रहे हैं। हालांकि जिन वोटों से इमरान खान को निकाला गया उसमें से एक भी वोट पीटीआई का नहीं था। जो पीटीआई के 20 अराकीन मुनर्रिफ थे उनमें से एक भी ऐसा शख्स नहीं था जिसने कोई पैसे लेके कोई अपना ज़मीर बेचा हो। एक भी शख्स ऐसा नहीं था जिसने कोई पैसे लिए हों। लेकिन इमरान खान की ऑडियो में ये चीज़ साबित हो गई कि उसने 5 मेंबर खरीदे। मेरा सवाल है जो अभी तक मीडिया में किसी ने नहीं उठाया है, जो 5 मेंबर खरीदे गए वो कितने पैसों में खरीदे गए, वो रकम कितनी थी, वो रकम कहां से आई थी? क्या वो शौकत खानम का चंदा था जो शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए डोनेशन आते थे, वो पैसे थे? बिलियन ट्री सोनामी के पैसे थे? बीआरटी केपीके के पैसे थे? या जो फराग गोगी पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग पे पैसे लेती थी वो पैसे थे? ये इंक्वायरी होना लाजमी है क्योंकि ये इकरार जुर्म है। एक मुजरिम ने की एक बात सामने आई है कि उसने पैसे लेकर 5 लोगों के ज़मीर खरीदे, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि मुझे 5 लोगों की हिमायत हासिल है, उसने कहा मैंने 5 वोट खरीदे हैं। तो जिस शख्स ने 5 वोट खरीदे, इसका मतलब यह है कि उसने करप्शन के पैसों से वो वोट खरीदे। जो इल्जामात इमरान खान दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पे लगाता रहा उसमें वो खुद इन्वॉल्व निकला है। तो मैं अपील करता हूं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, इस मुल्क की पूरी अदलिया से, कि फौरी तौर पर इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और अगर इमरान खान कहता है जो कि हमेशा झूठ बोलता हुआ आता है कि जी मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, तो इसका फॉरेंसिक किया जाए। एफआईए से गुजारिश करता हूं कि फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। एक शख्स जो कि मान रहा है कि हाँ मैंने ये वोट खरीदे हैं, ये इकरार जुर्म है उसका कि उसने वोट खरीदे हैं,
तो वो पैसे कहां से आए, कितने पैसे थे, कितने करोड़ों रुपए लगे, कितने अरबों रुपए लगे, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, वो पैसे किसके थे, कौन से क्राइम के जरिए हासिल किए गए। तो ये सारी चार्जशीट है जो कि इमरान खान के सामने और कौम के सामने और मुल्क के सामने इस वक्त आती है। अदालतें, मैं गुजारिश करता हूं कि आज हफ्ते का दिन है, आज उस पर नोटिस ले लें, वरना कल इतवार का दिन है, इतवार के दिन इसका नोटिस ले लें। अगर 2 दिन नहीं तो मैं गुजारिश करता हूं अदालतों से कि आप मंडे को इनका नोटिस ले लें, हफ्ते पीर के दिन नोटिस ले लें, लेकिन आप बुलाएं कि एक मुल्क का वजीर आजम वोट खरीद रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग का बेताज बादशाह वो मान रहा है, तो वो पैसे की सोर्स मालूम की जाए, उसकी मनी ट्रेल ली जाए, इसके खिलाफ JITs बनाई जाएं। जो JITs माजी में दूसरों के लिए बनती रही है, इसके खिलाफ इस सारे मुकदमे में वो सारी JITs बनाए जाएं। रोजाना नए जलसों में नई बातें, मतलब इसमें मजहब हर शख्स को प्यारा होता है, अपना दीन हर शख्स को प्यारा होता है। हिंदू को अपना मजहब प्यारा होगा, ईसाई को अपना मजहब प्यारा होगा, हम मुसलमानों को हमारा मजहब बहुत प्यारा है। लेकिन ये जो मजहबी टच की टर्मिनोलॉजी जो इसके स्टेज पे शुरू होती है, जो आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए है, ये पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान है जो 24 घंटे तस्बीह भी पढ़ता रहता है और 24 घंटे झूठ भी बोलता रहता है। ऐसा और कोई सियासतदान पाकिस्तान में नहीं है जो 24 घंटे तस्बीह भी पढ़ता रहे और हर तस्बीह के साथ वो झूठ भी बोलता रहे। ये मुनाफिक है, इसे मुनाफिक कहते हैं। इस मुनाफिक से जो कि ये बातें कर दे जी कोई अपने मर्जी से वोट ना दे या कोई अपना कभी वोट चेंज कर दे तो उसको जो है फौरी तौर पे आप वो शिर्क, नऊज बिल्लाह, तौबा इस्तगफार। हर कोई मुसलमान है, लेकिन इस तरह की सियासत आज तक किसी ने देखी जो बैठ के फतवाएं दे रहा है। ये जाली मौलवी बनने की कोशिश कर रहा है, बैठ के फतवाएं दे रहा है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये फ्रॉडी शख्स इस मुल्क पे थोपा गया, ये फ्रॉडी शख्स इस मुल्क के लिए एक बदतरीन नाइटमेयर था। ये फ्रॉडी शख्स इस कौम की नौजवान नस्ल को इसने गंदा किया, गलत राह पे लगाया। इस फ्रॉडी शख्स ने इस मुल्क की नौजवान नस्ल को गाली गलौज सिखाई। इस फ्रॉडी शख्स ने इस मुल्क के नौजवान नस्ल को यह सिखाया कि छोटे बड़े की तमीज नहीं करना। इस फ्रॉडी शख्स ने इस मुल्क की माओ बहनों को सड़कों पे ला के यह सिखाया कि किस तरह बदतमीजी की जाती है। इस फ्रॉडी शख्स ने पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं उनको उस गलत राह पे लगाया जिसकी वजह से सऊदी अरब में सब 10 पाकिस्तानी, मासूम पाकिस्तानी, उन्होंने मस्जिद नबी में जो हरकत की, बहुत उसकी मैं मजम्मत करता हूं, कोई मुसलमान नहीं कर सकता, लेकिन उनका जो जहन भरने वाला शख्स था वो ये फ्रॉडी शख्स था। और उसकी वजह से वो 10 पाकिस्तानी 10-10 साल की जो है वो कैद में सऊदी अरब में बैठे हैं। इस फ्रॉडी शख्स की वजह से उनके बच्चे सब फाके काट रहे होंगे। ज़ाहिर है कोई रईस नहीं गए होंगे वो लोग वहां पे जो अपना कारोबार करने होंगे, वो मजदूरी करने गए होंगे, जो इस जाहिल फ्रॉडी शख्स की जहालत में आ गए। इसलिए इस फ्रॉडी शख्स ने लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी। इस फ्रॉडी शख्स ने नौजवान नस्ल को गलत जगहों पर लगा दिया। और आप बैठ के क्या बातें करता है फ्रॉडी शख्स कि मैं जेल भरो तहरीक शुरू करूंगा। कल ये बोला ना तो जेल भरो तहरीक शुरू करूंगा, तो बिस्मिल्लाह। मैं कहता हूं नौजवानों को छोड़ दो, मासूम बच्चों को छोड़ दो, तुम खुद आ जाओ जेल में, बाकी भर्ती हो जाओ। अगर तुम्हें पंजाब की जेलों का डर लगता है तो सिंध की जेल में तुम्हें मैं वेलकम करता हूं, आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। और मैं वादा करता हूं हम छुपकलियां भी नहीं छोड़ेंगे, जिसमें तुम्हारी किताब में लिखा है तुम छुपकलियों से डरते हो, हम छुपकलियों का भी इलाज कर देंगे। बस तुम्हें वो पाउडर शाउडर नहीं मिलेगा वहां पे, बाकी तुम्हें जो कुछ करना है तुम्हें जेल में हर सहूलत मिलेगी, तुम्हें एक अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी। लेकिन इस फ्रॉडी शख्स ने इस मुल्क के निज़ाम को ख़राब कर दिया है, इस मुल्क की सियासत को ख़राब कर दिया है। मतलब सब ने चीज़ें भुगती हैं, सब ने सख्ती भुगती हैं। किसी ने कभी अपने मुल्क के इदारों पे कभी इस तरह की घिनौनी मुहिमें नहीं चलाई हैं। इख्तलाफात आपके कभी भी किससे हो सकते हैं, लेकिन आपको उस शख्स से इख्तलाफ का मकसद ये नहीं है कि आप पूरे इदारों को मलाइन करें, उन इदारों के सरबराहों को मलाइन करें जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उन इदारों को दी है। आप उनके खिलाफ घिनौनी और घटिया साजिशें करें। ये डूब मरने का मुकाम है। आप अपने नौजवान नस्ल को क्या सिखा रहे हैं? और आप पहले डिसोन करते रहे, आप शहबाज गिल के बयान को डिसोन करते रहे, फिर आपने उसी बयान की पे आखिर तक चलते रहे। जब फिर
एफआई ने पंजाब पुलिस की मर्जी से, उनकी मदद से जो लोग गिरफ्तार किए, फिर आपने पंजाब में जाके चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठ गए, पुलिस पे आपने गुस्सा निकाला कि आपने क्यों लोग गिरफ्तार किए। जिन लोगों ने, जो हमारे शौदा थे, हमारे फौजी शौदा थे, जो सैलाब के मुतासरीन के लिए निकले हुए थे, जब उनकी शहादत हुई, हेलीकॉप्टर वाला वाकया, आपने उस पर भी घिनौनी घटिया शासन करते हुए आपको शर्म नहीं आई। आपने सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ भी मुहिम चलाई, और जब उन मुहिम चलाने वालों को एफआईए ने गिरफ्तार किया तो उसका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन आया? वही फ्रॉडी इमरान खान आया। वही बैठकर जो है वहां पे लेक्चर दे रहा था, वही बैठकर वहां पे लोगों को बोला था इनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, पंजाब पुलिस एफआईए के साथ मुआवनत क्यों कर रही है। इस शख्स का जहन ओपन हो चुका है, इसका अयान हो चुका है। अभी भी कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसे चीजें हैं जो मैं अभी बता नहीं सकता। तो ये और क्या क्या घिनौनी साजिश इस मुल्क के खिलाफ करेगा। ये फ्रॉडी शख्स इस मुल्क के लिए नासूर बन चुका है। ये सियासतदान कह ही नहीं सकते, सियासत, ऐसी सियासत होती ही नहीं है इस मुल्क में। सबका एहतराम होता है। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाया इस फ्रॉडी शख्स ने। इस फ्रॉडी शख्स ने जजेस को धमकियां दी, खातून जजेस को धमकियां दी, और फिर इस फ्रॉडी शख्स जो अपने आप को बहादुर कहता है, मैं कहता हूं नौजवानों को बराए मेहरबानी इसके झांसे में ना आए। ये सबसे बड़ा डरपोक शख्स है। ये वो शख्स है जो कहता है कि जी मैं, अगर मुझे जल्द से जुलूसों में निकालने पड़े, कुर्बानियां देना पड़ी, तो मैं नौजवान नस्ल की दूं, पार्टी वर्करों की दूं। अगर इसमें इतनी वाकई इसको तहरीक चलाने का शौक है तो बुलाए अपने बेटों को, बुलाए अपने तीनों बच्चों को, उनसे लीड करवाए। तीनों बच्चों को बुलाए और बोले ये जुलूस को लीड करेंगे, और इमरान खान लीड करे। अगर डंडे खाने हैं, अगर लड़ाई होनी तो इमरान खान और उसके 3 बच्चे आगे आके आए, उसकी खातून अव्वल आगे आए, वो तहरीकें चलाए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने तहरीकें चलाई तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा उसको लीड किया है, और वही वजह है पीपुल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, आइन के लिए अपने जान के नजराने दे दी उस लीडरशिप ने। इसकी तरह डरपोक नहीं कि बच्चे जो है लंदन बैठे हुए, कोई इसराइल बैठा हुआ है, और खुद आके जो है अपने बच्चों को वहां सेफ जगहों पे बैठा के बैठा, और कौम के बच्चों को बोलता है जाके आंसू गैसों के सामने आओ, और शेलिंग के सामने आओ, डंडों के सामने आओ। इस फ्रॉडी शख्स में इतनी अखलाक की जरूरत है, बुलाए अपने तीनों बच्चों को, बुलाए अपने पूरे खानदान को, बुलाए अपनी बहनों को, कि और खुद भी सामने आए कि मैं लीड करूंगा जुलूसों को। अगर पहला डंडा लगेगा तो मुझे लगेगा, मेरे बच्चों को लगेगा, बाकी बाद में कौम के बच्चों को लगेगा। कौम को गुमराह करना बंद कर दे, अवाम के साथ मजीद खेलना बंद करो। कहता है ये खेल है, मैं इस पे और खेलूंगा, ये भी खेल है, वो भी खेल है। ये मुल्क खेल नहीं है, ये मुल्क किसी को मुफ्त में नहीं मिला है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं। ये कुर्बानियों के बाद मुल्क मिला है, ये अंग्रेजों से लड़ाई के बाद ही मुल्क हासिल हुआ है। ये इस तरह मुल्क हासिल नहीं हुआ कि इस जैसे बेवकूफ एक फ्रॉडी शख्स के हवाले कर दिया जाएगा जो पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दे, जो मुल्क के कल्चर को उसने तबाह कर दिया, मुल्क के नॉर्म्स को उसने तबाह कर दिया। अब ये फ्रॉडी शख्स इस मुल्क का कायद बनेगा। फॉरेन रिलेशंस को उसने तबाह किया, इकोनॉमी को उसने तबाह किया, कौन सी चीज को उसने छोड़ा है। ऐसे शख्स को मजीद सियासत करने देना, मैं समझता हूं इस मुल्क के साथ जो मुखलिस आदमी होगा वो यह हरकत नहीं कर सकता। इस शख्स का मुकम्मल तौर पर, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर मुकम्मल तौर पर एहतसाब होना चाहिए। इस शख्स का कानून के दायरे में रह के, आइन के दायरे में रह के जो जो चीजें कवानीन मुख्तलिफ पार्टियों के लिए इस्तेमाल हुए, वो कवानीन कानून इसके खिलाफ इस्तेमाल होने चाहिए, ताकि ये चीज आया हो कि ये शख्स जो सलूक बाकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता रहा है वही सलूक इसके साथ हो, ताकि ये बात आया हो कि ये शख्स लाडला नहीं है। आज भी इस शख्स के साथ लाडले वाला सलूक होना बंद होना चाहिए। कोई आसमान से उतर के ये शख्स नहीं आया है, कोई अशरफुल मखलूक इस मुल्क में ये वाहिद नहीं है कि जिसकी वजह से इसके लिए अलग कवानीन होंगे और बाकियों के लिए अलग कवानीन होंगे। जो ट्रीटमेंट बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ हुई है, मैं कहता हूं, आज भी बोलता हूं, कानून के दायरे में रहकर, आइन के दायरे में रहकर इसको एक एक इसके कसूर की सजा दी जाए। जो उसने इस मुल्क के साथ हशर किया है, जो उसने करप्शन के इसने रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिस तरह से अपने घर वालों को एनआरओ दिए, अपने लोगों को भगा के बाहर बैठा हुआ जो उसके फ्रंटमैन थे, सबके साथ उसी कानून और आइन के तहत एहतसाब होना चाहिए। एक मुल्क में एक निज़ाम होना चाहिए, एक मुल्क में 2 निज़ाम नहीं होने चाहिए। तो ये थी मेरी चंद गुजारिशात जो मैंने कहा कि मैं मीडिया के दोस्तों के साथ
ऑडियो में वीडियो लीक वाली सियासत की ताकीद इस पर। देखिए जी, पहले मैं आपको आखिरी सवाल का जवाब दूं। कोई भी लीक्स, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, उसको पीपल्स पार्टी अप्रिशिएट नहीं करती है। पार्टी की मैं आपको पॉलिसी बता रहा हूँ। पीपल्स पार्टी इस चीज़ को अच्छा अमल नहीं समझती कि कोई भी ऑडियो या वीडियो लीक्स हों। ठीक है, हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है, लेकिन जो चीज़ आपके मुल्क की सालमियत के लिए अटैक करती है, जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि, क्योंकि ये इसको इमरान खान कोई पर्सनल चीज़ नहीं है कोई इस पर एतराज़ करे, जो अखलाक की बात करे, ये उसने वो चीज़ें जो उसने मुल्क की सालमियत पे सौदे किए हैं। इस लीक से क्या क्या एक्सपोज हुआ? इस लीक से पहले तो ये इमरान फ्रॉडिया एक्सपोज हुआ। इस लीक के बाद क्या एक्सपोज हुआ? इस लीक के बाद ये एक्सपोज हुआ कि इमरान ने पूरी पाकिस्तान को ये पैगाम दिया कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं, लेकिन इस ऑडियो में आया कि वो पहले इस मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता था। इसको खुद पता था कि ये लेटर नहीं है, ये साइफर है। इस तरह की गुफ्तगू कोई पे किसी भी मुल्क के किसी भी एम्बेसी में किसी जगह पे 100 किस्म की डिस्कशन होती हैं, वो कभी भी मुल्कों की। सिंध के वज़ीर इत्तलात शरजील इलाम मेमन कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।